डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम, जहां हम आपको बताते हैं कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे आप खेती किसानी को फायदेमंद बना सकते हैं। और भी अन्य जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात होती है कृषि स्टार्टअप की, और अंत में दिखाते हैं आपको फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले देखते हैं विज्ञान और किसान। हमारे किसानों का भला देसी बीजों से ही हो सकता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ वायु और पानी की आवश्यकता होती है। ऐसा मानना है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित राही कि विश्वास करिए, हम जो इतना बीमार हो रहे हैं उसके लिए हमारा जहर युक्त खाना ही जिम्मेदार है। हम इतना उगा सकते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए हमें खेती की पुरानी पद्धति और देसी बीजों की ओर लौटना होगा। उनके यहाँ जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं उन्हें भी वो यही सिखाती हैं। तो अभी आपने जाना पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किसान राही बाई सोमा पोपेरे का क्या कहना है देसी बीजों के बारे में। और अब बात करते हैं कृषि कैलेंडर के बारे में। जी हाँ, हमारे किसान अपने ज्ञान और अनुभव से खेती किसानी करते आए हैं, लेकिन मौसम अनुसार सूचीबद्ध तरीके से अगर उन्हें जानकारी मिल जाए कि कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं, तो और बेहतर रिजल्ट आप देख सकते हैं, अच्छा परिणाम हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कृषि कैलेंडर में क्या है विशेष। गाजर की देसी किस्मों के लिए सितंबर का सही माह माना जाता है। सितंबर माह में किसान भाई गाजर की बुआई कर सकते हैं। गाजर की जड़ों के अच्छे विकास के लिए गहरी, नरम और चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। फसल के अच्छे विकास के लिए बीज की गहराई 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिजाई से पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में भिगो दें। इससे बीज के अंकुरन में वृद्धि होगी। तो ये था हमारा
इस माह का कृषि कैलेंडर। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप की। महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से महिलाओं को डेयरी से जोड़ा जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और साथ ही स्वयं सहायता समूहों से भी मदद ली जा रही है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा द्वारा ग्रामीण महिलाओं को डेयरी के कामों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके तहत हरियाणा की महिलाओं ने अपने आसपास के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया और डेयरी आधारित आजीविका गतिविधियों का अभ्यास किया। इस पहल से महिलाओं ने न सिर्फ धन को अर्जित किया बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। प्रत्येक समूह के लगभग 2 से 3 सदस्य दूध संग्रहण का काम करते हैं। उनमें से एक बराबर संख्या में उत्पाद बनाते और पैकेजिंग करते हैं। एक विपणन के लिए तो दूसरा खातों के रखरखाव के लिए काम करते हैं। इस तरह प्रत्येक सदस्य गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक दिन में 2 से 3 घंटे कार्य करते हैं। यह 4 से 8 महिला सदस्यों के साथ एक समूह की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि वे अपने परिवारों के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करते हुए आसानी से डेयरी आधारित उद्यम अपना सके। महिलाओं को दूध आधारित उत्पादों की तैयारी पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान किया जाता है। मूल्यवर्धित डायरी उत्पादों पर 27 गांवों की 635 ग्रामीण महिलाओं को शामिल करते हुए लगभग 50 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारतीय राष्ट्रीय कौशल परिषद द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के अनुसार तैयार किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बस्तर जगदलपुर ब्लॉक तोकापाल में ग्राम धर्माउर की एक महिला कृषक श्रीमती उर्मिला गोयल पारंपरिक रूप से खेती करती थी, पर इन्होंने इस वर्ष जुलाई में 3 एकड़ भूमि में बैंगन की फसल लगाई जो कि बहुत ही उम्दा फसल है। इन्होंने कृषि अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों से सलाह लेकर मिट्टी की जांच करवाई, फिर जमीन की तैयारी में 3-4 बार अच्छी तरह से जोताई करवाई, खरपतवार की सफाई की तथा वैज्ञानिक विधि से लाइन क्यारी बनाकर ड्रिप पद्धति से प्रमाणित बीज के पौध को 1 फीट की दूरी पर लगाया। इसके बाद की फसल में समय समय पर पानी की सिंचाई की और निंदाई गुड़ाई भी की। अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने 10 से 15 दिनों के अंतर पर पानी के साथ खाद और उर्वरक भी डालती रहीं ताकि फसल की उपज अच्छी हो। इन्होंने खुले खेत में बैंगन की पैदावार तो ली ही, साथ में 1 एकड़ जमीन को पॉलीपैक से ढककर यहाँ भी बैंगन के पौध का रोपण कर उपज ली। जैसा कि हम सब जानते हैं, पॉलीपैक के अंदर सब्जी उत्पादन में कीटों से सुरक्षा होती है तथा अन्य दूसरी बीमारियों से भी बचाव होता है।
इनके खेत में बैंगन की फसल को देखने पर ऐसा लगा कि खुले खेत में बैंगन की गुणवत्ता के मुकाबले पॉलीपैक के अंदर उत्पादित बैंगन ज़्यादा चमकदार, आकार में बड़ा तथा उत्पादन की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई। इन्होंने उर्वरकों में देसी खाद व गोबर खाद का ही उपयोग किया। इनका कहना है कि हाइब्रिड फसल की तुलना में देसी खाद की फसल के खरीदार अधिक होते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बाड़ी ऐसी था, खाली था, तो हमने वैज्ञानिक लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या किया जाए, खाली पड़ा हुआ है। तो हमें अधिकारियों ने बताया कि आप किसान हो एक, और इसमें आपका खेती भी हो सकता है बोल के। तो हम लोगों ने उन अधिकारियों से सलाह लिया और इस पर खेती के काम चालू कर दिए। इसके साथ हमने बैंक से भी लोन लेकर इस पे लगाई हूँ खेती में, और इसमें हमने कर्ज के रूप पे लिया 1.5 लाख लिया, और इसका फ़ायदा हमको 2-3 लाख मिल गया है इसका फ़ायदा। और जो आप पीछे जो नेट देख रहे हैं उसमें हर एक पौधे को कीड़े से बचत के लिए हमने वो नेट लगाए हैं। उसमें का और इसमें का बहुत फ़र्क है। इसमें जो पौधा का ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, और उसमें पौधा का ग्रोथ ज़्यादा बढ़ गया है, और कीड़े और हर एक कीटनाशक से बचाव के लिए प्रयोग किया गया है। उच्च गुणवत्तापूर्ण बैंगन उत्पादन की वजह से सफल महिला कृषक उर्मिला गोयल गांव और आसपास की महिला कृषकों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हुई हैं। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से महिलाओं की बेहतरी के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं कृषि सलाह के बारे में। जी हाँ, हमारे किसान नई तकनीक का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही कई तरह के सवाल भी उनके मन में उठते हैं, और उनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात को हम भली भांति समझते हैं, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं विशेषज्ञ की सलाह, जो कि आपके इन्हीं सवालों के जवाबों से जुड़े होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है विशेषज्ञ की सलाह आज। राजमा एक ऐसी फसल है जो कि आपने देखा होगा कि जिसकी हरी फलियाँ सब्जियों के काम आती हैं, और इसके जो दाने होते हैं उनसे बहुत अच्छी दाल और काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। तो इस राजमा का उपयोग हमको अच्छे से पता है, लेकिन इसकी खेती बहुत ज़्यादा हमारे उत्तर भारत में नहीं होती है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका काफ़ी एरिया है। इसके अलावा हमारे पहाड़ों पे भी इसकी खेती की जाती है, और ये कई तरीके का राजमा होता है। आपने देखा होगा बिल्कुल लाल रंग का होता है, बिल्कुल मैरून कलर का होता है, चितकबरा भी होता है, तो कई इसकी प्रजातियाँ भी होती हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इसके 2 सीज़न हैं। ये इसमें सबसे खास बात है, 2 सीज़न में इसको हम उगा सकते हैं। एक तो सर्दियों को जो रबी के सीज़न होता है उस समय हम इसे लगा सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, और दूसरा सीज़न होता है इसे जुलाई अगस्त में भी लगाते हैं। ज़्यादातर जो साउथ का या हमारे जो दक्षिण भारत का भाग है या महाराष्ट्र में, वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इसको मानसून के सीज़न में लगाया जाए। दोनों ही सीज़न में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, क्योंकि इसका जो तापमान जो है ये बर्दाश्त कर लेता है, थोड़ा ज़्यादा तापमान भी। और लेकिन इसके लिए एक मुश्किल की बात है, ये जब बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडा 0 डिग्री तक अगर पहुंच जाए, तो सर्दियों में कभी कभी पाले का असर इसमें देखा गया है। और इसको अन्य सभी फसलों की तरह जिस तरीके से और फसलें हैं दलहनी फसलें, उस तरीके से बोते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि बाकी सभी दलहनी फसलें जो हैं उनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायुमंडल से होता है, और बहुत सारी अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति स्वयं कर लेती हैं। लेकिन इसके साथ हम ये देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए जब हम खाद या फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो इसमें लगभग 90 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और उस 90 किलोग्राम नाइट्रोजन को हम 2 हिस्से में देते हैं, एक बोते समय आधा, और आधा हिस्सा उसका लगभग 1 महीने बाद हम इसको प्रयोग करते हैं। तो इसमें ये देखा कि बाकी फास्फोरस, पोटेशियम, उस सब की मात्रा जैसे और दलहनी फसलों में पड़ती है, लगभग 60 किलोग्राम फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, और इतनी ही 60 से 80 किलोग्राम लगभग पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। और इसकी अच्छी बढ़वार के लिए हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खेत में पानी भी न भरा रहे, बहुत ज़्यादा सूखा भी न रहे। तो इसके लिए बहुत जो ऑप्टिमम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ठीक ठीक नमी बनी रहे खेत में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, देखते रहें कृषि दर्शन।
फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन, और अब बात फार्मिंग इंडिया की। छोटी जोत के किसानों के सामने हमेशा ये चुनौती रहती है कि कम भूमि से कैसे वो ज्यादा लाभ कमाएं। लगे हैं। कोई भी किसान जो है सो इसको कर सकते हैं, उसको उनको थोड़ा सा जानकारी चाहिए, कैसे सर्जरी किया जाता है, कैसे खाना दिया जाता है, कैसे उसको रखते हैं, कैसे बैग में बांधते हैं। मोती की खेती में शुरुआती स्तर पर थोड़ा धैर्य रखने की भी जरूरत होती है, लेकिन धीरे धीरे मुनाफा होने लगता है। 1 एकड़ का एक तालाब चाहिए, और जब आप शुरू करेंगे, प्रशिक्षण लेने के पश्चात जब आप शुरू करेंगे तो आपको इसको समझने के लिए 1 साल लग जाएगा।
और एक साल में आपको बहुत सा वो कैसे सीप का आपके राज्य में उस आपके तालाब में, चूंकि मोती पालन के लिए पानी और मिट्टी का भी जरूरत होता है, तो उसके अनुसार आपको एक साल समझने में लग जाएगा कि आपका सीप कैसे बिहेव कर रहा है मोती डालने के लिए। प्रति बैग बांस या पीवीसी की पाइप से लटकाएं और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दें। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ नाभिक के चारों ओर जमने लगता है, जो आखिर में मोती का रूप ले लेता है। लगभग 8 से 10 महीने बाद सीप को चीर कर मोती निकाल लें। किसानों, बेरोजगारों, छात्र छात्राओं के लिए मीठे पानी में मोती की खेती करना फायदेमंद साबित हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री ने 11 सितंबर को मत्स्य संपदा योजना का शुभ आरंभ किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। साथ ही इस मौके पर उन्होंने ई गोपाला ऐप को भी लॉन्च किया। आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। ई गोपाला ऐप शुरू किया गया है। ई गोपाला ऐप एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां देगा। हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पशु को कब क्या जरूरत है, और अगर वो बीमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहां उपलब्ध है। यही नहीं, ये ऐप पशु आधार से भी जोड़ा जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ई गोपाला ऐप में पशु आधार नंबर डालने से उस पशु से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इससे पशुपालकों को जानवर खरीदने बेचने में भी उतनी ही आसानी होगी। और अब बात करते हैं ट्विटर प्लेट के बारे में। जी हां, हर बार हम आपको कृषि से संबंधित ट्वीट्स के बारे में जानकारी देते हैं, तो आइए देखते हैं आज क्या खास है आपके लिए ट्विटर प्लेट पर। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आपको दी हैं वो आपके लिए लाभकारी साबित होंगी और उनका आप कृषि में उचित इस्तेमाल करेंगे। आप स्वस्थ रहें और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे, इसी कामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।